अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस के आज के लेसन का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। ये फेडरल, पंजाब, सिंध और केपीके की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है। इस लेसन में हम एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन स्टडी करेंगे और साथ के साथ हम एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ की इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का तारुफ हम देखेंगे आज। इससे पहले हम ये देख लें कि हमारी जो ज़मीन है उसमें 4 तरह के नेचुरल सिस्टम पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास आता है लिथोस्फेयर। ठीक है जी, लिथोस्फेयर क्या होता है इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। लिथोस्फेयर का एक सिस्टम है। उसके बाद जो सिस्टम है हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है जी, और बायोस्फीयर क्या है ये भी हम देखते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम आता है वो है हाइड्रोस्फीयर। और उसके बाद जो सिस्टम आता है हमारे पास, जो कि अब हम जिस पे बात करेंगे और हमारा चैप्टर भी इस पे है, कि एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, ये 4 कुदरती निज़ाम हैं, नेचुरल सिस्टम है कि जो कि हमारे प्लेनेट सारा जो है हमारी ज़मीन उस पे मौजूद हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, तो हम देखते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर डील करता है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं, ठीक है जी, लेयर्स ऑफ अर्थ, जमीन की लेयर्स किससे मिलके बनी हुई हैं, क्या चीज है उसमें, कौन सी लेयर्स हैं, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, तो अपर लेयर, अपर मेंटल है उसका। तो ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ में इसको लिख लेता हूं कि इसके मतलब जो बात होगी वो लिथोस्फेयर में बात होगी। ठीक है जी। उसके बाद बायोस्फेयर क्या है कि जो हमारा प्लेनेट जो अर्थ है, जमीन है, उसमें जितनी भी लाइफ है, वो लाइफ जहां जहां एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं जी कि वो बायोस्फीयर है। यानी इसको हम लिख लेते हैं कि जोन ऑफ लाइफ, कि जिस जगह पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, जोन ऑफ लाइफ। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जैसा कि नाम से जाहिर है कि वाटर। अब हाइड्रोस्फीयर यानी वो रीजन के जहां पे पानी मौजूद है, इन द प्लेनेट, ऑन द प्लेनेट एंड ओवर द प्लेनेट। ठीक है, अगर मैं इसको ये कहूं कि वाटर फाउंड अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ प्लेनेट, कि वाटर जो है प्लेनेट के ऊपर सरफेस पे या प्लेनेट के नीचे जो है जो वाटर मौजूद है उसको, वो जो रीजन है वो हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है जी, कि जहां पे, इसको अगर मैं एक जनरल टर्म में कह दूं कि हमारे प्लेनेट अर्थ में पे जहां जहां वाटर मौजूद है, वाटर का जो रीजन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है जी। और एटमॉस्फेयर जो कि मेन टॉपिक है हमारा, जिस पे हमने बात करनी है, कि जो हमारा चैप्टर भी है, एटमॉस्फेयर क्या है कि डिफरेंट गैसेस हैं हमारी हमारी जमीन के ऊपर जो है, यानी हमारी जमीन को डिफरेंट गैसेस ने सराउंड किए हुए है। ठीक है, और किस तरह से सराउंड किया हुआ है कि एक एनवेलप की तरह हमारी जमीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं जो कि हमारी जमीन को सराउंड कर रही हैं। ठीक है जी, एनवेलप में लिख लेता हूं यहाँ पे। तो एनवेलप में क्या होता है कि लेटर होता है, खत होता है, और वो उसके अंदर एनक्लोज होता है, उसके अंदर बंद होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी जमीन के गिर्द जो है डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं जो कि एनवेलप की तरह मौजूद हैं, और उन्होंने हमारी जमीन को जो है वो सराउंड किया हुआ है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर है, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। और वो कौन सी गैसेस हैं इसको भी हम आगे देखेंगे
कि वो कौन सी हैं, वो उसको हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाली वीडियोस में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी गैसेज हैं और उनकी क्या परसेंटेज है जी। तो मैंने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर क्या है कि एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज, कि ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेज हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन को जो है वो सराउंड किया हुआ है, और किसकी तरह जी, एनवेलप की तरह सराउंड किया हुआ है। और एटमॉस्फेयर के कुछ रीजन्स हैं। अब हम उन रीजन्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 4 रीजन्स हैं, 4 रीजन्स में इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 4 रीजन। और वो कौन से रीजन्स हैं उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रीजन जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। इसको मैं डायग्राम पे ही आपको दिखा देता हूँ और यहीं से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो फर्स्ट रीजन है जो कि जमीन की सतह से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है ऊपर फजा में, फजा एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, वो जो रीजन है वो ट्रोपोस्फेयर है। ये आपको ये डिस्टेंस जो है ये वेरी करेगा, ठीक है जी। डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे कि वो वेरी कर रहा होगा, कहीं पे 11 किलोमीटर भी लिखा हुआ है और कहीं 12 भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये वेरी करता है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसमें वेदर, जितना भी मौसम है, मौसम के असरात हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इसी रीजन में पाई जाती हैं। यानी ट्रोपोस्फेयर जो है वो फर्स्ट लेयर या फर्स्ट रीजन है जो एटमॉस्फेयर का, ठीक है जी। इसको हम रीजन कहें तो ठीक है कि फर्स्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का वो ट्रोपोस्फेयर है जो कि 12 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है जमीन की सतह से। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन आता है जो कि 50 किलोमीटर तक जाता है, यानी जमीन की सतह से लेकर 50 किलोमीटर तक। मगर यहां तक चूंकि 12 किलोमीटर तक चूंकि ट्रोपोस्फेयर है, तो 12 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर तक जो रीजन है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। और इसमें क्या होता है, इसमें ओजोन होती है, मैं इसको यहीं लिख लेता हूं। ओजोन एक लेयर है, O3 जिसे हम कहते हैं, ओजोन। और ये क्या करती है ओजोन कि ये सनलाइट, जो सूरज से जो रेज आती हैं, हार्मफुल रेडिएशन आती हैं जो कि कैंसर काज करती हैं, लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उनको ये अब्जॉर्ब कर देती है ओजोन, ठीक है जी। और उसके बाद आता है जी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है कि इसमें 50 किलोमीटर तक तो हमने देखा कि 12 टू 50 किलोमीटर ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो ये मीजोस्फेयर का रीजन आ जाता है। अब कई बुकों में 85 भी लिखा हुआ है कि जी 85 किलोमीटर तक का जो है डिस्टेंस है। ये मैंने आपको पहले कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोस्फेयर का रीजन आता है जो कि 320 किलोमीटर तक का रीजन है और ये भी वेरी करता है इसी तरह से। यानी ये इसमें और भी हो सकता है, यानी कुछ थोड़ा ऊपर भी हो सकता है 320 से, जैसे 8। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन कहते हैं बनने को, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर किससे मिलके बनी हुई है। पहली बात तो ये है कि एटमॉस्फेयर क्या चीज है। तो एटमॉस्फेयर को मैं लिखता हूं कि एटमॉस्फेयर जो है ये एनवेलप है डिफरेंट गैसेस का। एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। लिफाफे में जिस तरह एक खत मौजूद होता है और खत जो है लिफाफे के अंदर मौजूद होता है, इसी तरह मुख्तलिफ गैसेस हैं जो कि हमारी जमीन को घेरे हुए हैं, जमीन के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जमीन की सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, ठीक है जी। या मैं आपको इसको इस तरह से भी समझा सकता हूं कि जमीन के गिर्द जो है हवा का एक कंबल है, कंबल की तरह, यानी कंबल से हम मुवाजना कर रहे हैं कि हवा का एक कंबल मौजूद है जो कि हमारी जमीन को घेरे हुए है, जमीन को सराउंड किए हुए है, ठीक है जी। इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है जी। और एयर का आपको पता है कि एयर किससे मिलके बनी हुई है जी। एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी हुई है, ठीक है। बहुत सी गैसेस होती हैं एयर में, उनमें हम देखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये गैसेस आपको नजर आ रही हैं, आर्गन है, और फिर ये गैसेस हैं जिनको हम ट्रेस गैसेस कहते हैं, यानी ये कम मिकदार में पाई जाती हैं। तो एयर जो है वो मिक्सचर है इन गैसेस का। मिक्सचर किसे कहते हैं कि जब सब्सटेंसेस, कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंसेस आपस में एक मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे उनका जो है इंटैक्ट होता है, आपस में जुड़े होते हैं। जो केमिकली अगर वो आपस में कंबाइन हो जाएं तो उसे हम कहते हैं जी कि वो कंपाउंड है, ठीक है। तो मिक्सचर को सेपरेट करना आसान होता है, कंपाउंड को सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो एयर के में जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसेस हैं जो कि मिल के
हम एयर बनाती हैं जी। तो एयर जो है वो एक कंबल की तरह हमारी जमीन के गिर्द मौजूद है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी एटमॉस्फेयर है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है। तो एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस है हमारे पास। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो कितनी परसेंट पाई जाती है जी। नाइट्रोजन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है। यह आपको ग्राफ नजर आ रहा है कि ये पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है। इसमें जो है पाई ग्राफ कह सकते हैं आप इसे, या चार्ट है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसको अगर हम पूरा देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है। यानी ये जो ग्रीन सा कलर है ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी मौजूद है, यानी 78.08% पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो उसके बाद सेकंड गैस है कि जो 20.95% ऑक्सीजन भी जो है वो मौजूद है जी। ठीक है जी। और ये इसके लिए मैं लिख लेता हूं कि ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है जी। तो ये दो तो मेन कंपोनेंट हैं, मेन जो है वो हैं गैसेस जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। उसके बाद जो गैसेस हैं वो ट्रेसेस है। उसमें हाँ एक आर्गन गैस है जो कि कितने परसेंट पाई जाती है, आपको ये नजर आ रहा है कि 0.93% पाई जाती है। आर्गन जो है ये नोबल गैस है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो सिंबल है वो ए आर है, और ये कितने परसेंट पाई जाती है, 0.93% आर्गन पाई जाती है। बाकी गैसेस बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ट्रेस गैसेस। ये 0.0005% हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। और ये मीथेन गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, नेचुरल गैस जिसको हम जलाते हैं और खाना पकाते हैं, ये मीथेन गैस है। एयर में ये 0.001% पाई जाती है। ठीक है। और हीलियम जो है वो 0.005% पाई जाती है। नियान जो है 0.0018% पाई जाती है। और ये जो गैसेस हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि ये मजीद इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा होता है और ये स्टेबल होती हैं। ठीक है जी। और ये कौन सा ग्रुप है, या 8A ग्रुप भी हम इसे कहते हैं जी। 8A ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो 8A ग्रुप में जो है आपको नोबल गैसेस मिलेंगी जो कि स्टेबल हैं। इसलिए स्टेबल हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई है। उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और फिर जो है आर्गन गैस पाई जाती है नंबर 3 पे, जो कि 0.93% पाई जाती है। उसके बाद जो गैसेस हैं उनको हम ट्रेसेस कहते हैं। इस चार्ट में आपको बहुत कम जो लाइन नजर आ रही है, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये ट्रेस गैसेस का है जी। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, अगर हम देखें अर्थ से हम 30 किलोमीटर तक का जो रीजन है, 30 किलोमीटर अबव हम जाएं तो जो 30 किलोमीटर का रीजन है उसमें हमारी 75% एटमॉस्फेयर जो है हमारी वो 30 किलोमीटर की रेंज में मौजूद होती है, जहां पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिनरल्स पे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ये सॉल्ट मिनरल्स इनको कहें या मिनरल्स कहें, ये आ जाते हैं, इनको हम उर्दू में नमकियात कह रहे होते हैं। अगर हम ये देखें कि ये एक्चुअली क्या होते हैं, हमारी ग़िज़ा से रिलेट अगर करके कहें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक का मतलब है कि ये कोई ख़ास एलिमेंट्स होते हैं जो इनमें शुमार नहीं होते। वो कौन से ख़ास एलिमेंट्स हैं जो इनमें शुमार नहीं होते? अब इनऑर्गेनिक कहा है ना, तो इनऑर्गेनिक ऑपोजिट क्या होता है? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में क्या चीज़ें आती हैं? कार्बन और हाइड्रोजन स्पेसिफिकली आते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स को हम शुमार नहीं कर रहे होते।
इसके अलावा हम कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो किन की बात करेंगे ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये भी यहाँ पे बताती चलूँ कि इनको हम डाइटरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हम अपनी डाइट में ले रहे होते हैं, इसलिए हम इनको डाइटरी एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं। हम क्योंकि इसको अपनी खुराक में ले रहे होते हैं, हमारे आम खानों में आम तौर पर जब हम खाना खा रहे हैं उनमें ये शामिल होते हैं। फिर हमें ये किससे हासिल हो रहे होते हैं, जो खाना खा रहे हैं हम उसमें हम कह रहे हैं कि ये शामिल होते हैं, तो किस तरह से हम इनको ले रहे होते हैं या किन में शामिल होते हैं। जिस तरह हम पौधे या जो वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले रहे हैं उनको हम प्लांट्स ही कहते हैं ना, प्लांट से वो हम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब में कुछ ना कुछ ये डाइटरी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये मिनरल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से किस में होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे जाके। और इसी तरह गोश्त में भी ये डाइटरी एलिमेंट्स किसी ख़ास मिकदार में मौजूद होते हैं। तो अब इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि इनका अगर हम देखें कि ये किस काम के लिए ज़रूरी है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर हेल्थ, नशोनुमा, प्रॉपर नशोनुमा के लिए ये ज़रूरी हैं ये एलिमेंट्स। फिर हम देख लेंगे यहाँ पर कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ना कि मैं इनको दो में डिवाइड करती हूँ। एक तो ये कि हमारे पास कुछ 7 मेजर मिनरल्स आ जाते हैं, 7 मेजर मिनरल्स आएंगे। वो 7 मेजर, उनको मेजर मिनरल्स क्यों कह रहे हैं, उनको मेजर मिनरल्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा की होती है। कम से कम 100 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनका यहाँ पर जिक्र देखेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास, ये 7 एलिमेंट्स, यहाँ पर इनको हम मेंशन करते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं सोडियम है, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। चलें, इनको हमने एक लाइन में कर दिया है यहाँ पे। अब ऐसे करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो 7 मेजर मिनरल्स हो गए ना। इसके अलावा आते हैं ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। तो ये हमें कितने रिक्वायर्ड होते हैं, डेली की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 0.2 मिलीग्राम से लेके 15 मिलीग्राम तक इनकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसमें हम देखें कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनमें कौन से डाइटरी एलिमेंट्स का शुमार होता है, इसमें आ जाते हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। ज़्यादातर इनको हम शामिल कर रहे होते हैं किसमें, ये आ जाते हैं ट्रेस मिनरल्स में या ट्रेस डाइटरी एलिमेंट्स में। तो अगर अब हम ये बात कर लें कि इनका किरदार क्या है हमारी नशोनुमा में, हमारी हमारी भरपूर ज़िंदगी में, हमारी ग्रोथ और हेल्थ में इनका क्या किरदार है, तो कुछ यहाँ पर इनके फंक्शंस देख लेते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ क्या मेंशन किया है, कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, कैल्शियम यूज़ हो रहा होता है बोन और टीथ की फॉर्मेशन में। ये क्या बना रहा होता है, बोन और टीथ बना रहा होता है। तो ये हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। और कैल्शियम ही नहीं बल्कि इसमें फॉस्फोरस भी ज़रूरी होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस स्पेशली बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन में या उनके बेहतर काम करने में किसका किरदार होता है, किरदार होता है कुछ इन डाइटरी एलिमेंट्स या इन मिनरल्स का या इन न्यूट्रिएंट्स का। जैसे कि इसकी एग्जांपल आ जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या है, ये एक एंजाइम होता है। अब इस एंजाइम के हम देखते हैं कि इसके प्रॉपरली एक्ट करने के लिए इसके साथ क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है जिंक। जिंक के लिए मैं ZN लिख रही हूँ, ये इसके लिए सिंबल होता है, हम चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं जिंक। जिंक के आयंस मौजूद होते हैं, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज हुआ तो वो एटम नहीं कहलाता बल्कि चार्ज्ड पार्टिकल कहलाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पर किस की कब प्रॉपरली एक्ट करता है, जब इसके साथ जिंक मौजूद होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की चलें अगर हम बात करें, यहाँ क्लियर करते चलें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कन्वर्जन होती है कार्बोनिक एसिड में, और जो कार्बोनिक एसिड वापस भी कभी कभी बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये टिश्यूज़ के अंदर ये एक प्रोसेस चल रहा होता है, इसमें मदद देता है ये एंजाइम, इसमें मदद दे रहा होता है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये एंजाइम्स के भी पार्ट होते हैं।
इसी तरह ये जो मिनरल्स हैं, ये जो डाइटरी एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल नर्व फंक्शन की, इनके आसाब जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं हमारे बॉडी में जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि ब्रेन का मैसेज पहुंचाते हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, तो हम ये देखते हैं कि इनके प्रॉपर फंक्शन के लिए भी, इनके नॉर्मल फंक्शन के लिए भी बहुत से मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। इसमें ख़ासकर एग्जांपल आ जाती है सोडियम की और पोटेशियम की। इसमें एग्जांपल आएगी जिस तरह से हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट होती है, डिफरेंट इनके आइंस की ट्रांसपोर्ट होती है, जिसकी वजह से एक जो नर्व्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज